हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सीटेट का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें। तो इस बारे में हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ और नेट सेट भी क्वालिफाई हूँ, वर्ग 1 वर्ग 2 भी क्वालिफाई हूँ। तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़िए और इसको लगातार देखते रहिए और मैं जो मार्गदर्शन करता जा रहा हूँ उसकी नोट्स आप बनाते जाइए। उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, परिणाम आपके हाथ में लास्ट में होगा, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। तो आज हम पढ़ेंगे आरंभिक नगरों के बारे में और ज़्यादा कोई टफ़ नहीं है एग्ज़ाम, बस आप पेशेंस रखें और लगातार तैयारी करते रहें। जितना पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसकी शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। लगभग हर पाठ में या हर टॉपिक के करीब 5 से 7 क्वेश्चन ही बनेंगे। तो इस प्रकार लगभग 200-250 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 200-250 क्वेश्चन पॉलिटी के और 200-250 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। इस तरह लगभग 700-800 क्वेश्चन होंगे। उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। 60 के 60 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। लास्ट में मैं रिवीजन करवाऊँगा और क्वेश्चन भी डालूँगा। सीरीज चलेगी, करीब 1 महीने आपका रिवीजन होगा, उसके बाहर नहीं आएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिनकी पहुंच अभी उतनी नहीं है। वो गांव में निवास करते हैं और आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाएं और फीस पे कर सकें। इसलिए एकदम फ्री प्लेटफॉर्म है और इसके बाहर से कुछ भी आएगा भी नहीं, ये गारंटी है। तो आज चलिए, हम एक टॉपिक है आरंभिक नगर। तो इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में, वहाँ पर मिले नगरों के बारे में, नगरों की बेहतरीन व्यवस्था के बारे में, जल निकासी व्यवस्था, रहन सहन, खान पान, स्नानागार बड़े बड़े। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसकी तुलना आज के स्मार्ट सिटी से की गई है। तो ये एक सोचने योग्य बात है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व इतनी विकसित सभ्यता कैसे रही होगी। तो इस बारे में हम आइए चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं हड़प्पा की एक कहानी के माध्यम से। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। तो इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि उनको उस समय पता नहीं था कि इस भूमि के अंदर एक सभ्यता थी, एक नगर बसा हुआ था। वो सोच रहे थे कि ये कोई खंडहर है, इस कारण से वो वहाँ की ईंटें निकाल करके रेलवे लाइन में लगा दिए। अब आगे देखते हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो आप लगभग 4700 साल को याद रखेंगे। कब हुआ? 4700 साल पहले। आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि ये सन 1826 की बात है, जब चार्ल्स मेंशन इसकी पहली बार जानकारी देते हैं, परंतु साक्ष्य उनके पास नहीं थे। उसके बाद लॉर्ड कर्जन जब पुरातत्व विभाग की स्थापना करते हैं, उसके बाद 1921 में पाकिस्तान के समीप मोंटगोयरी नाम का एक क्षेत्र है जहां रेलवे लाइन का काम चल रहा था। तो वहां की देखरेख के लिए जॉन मार्शल नाम के इंजीनियर आए थे, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी जी हमारे यहाँ के। तो उन्होंने वहाँ खुदाई करवाई। जब ईंटें प्राप्त हुई तो फिर प्राचीन नगर के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए। ये हड़प्पा की कहानी थी। वही 1922 में, ये 1921 की कहानी थी जब हड़प्पा मिला। और 1922 में राखाल दास बनर्जी, इन्होंने पाकिस्तान के ही समीप लरकाना नामक स्थान है एक, वहाँ एक मृतकों का टीला
खोजा, जिसको नाम दिया गया समीप के नगर पर मोहनजोदड़ो। तो अब आगे देखते हैं इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। अब इनके शानदार विशेषताएं देखेंगे इनकी कि यहाँ क्या क्या चीज़ें अच्छी थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। इसको नोट कर लेना कि ऊंचाई वाले स्थान को उन्होंने क्या कहा, नगर दुर्ग, और निचले को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थीं। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। तो क्वेश्चन आता है, महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये है मोहनजोदड़ो से। पुरातत्वविदों ने इसको क्या नाम दिया, महान स्नानागार। ये स्नानागार। तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये क्वेश्चन आता है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जबकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से भंडार गृह के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें कालीबंगा और लोथल वाले अग्निकुंड के साक्ष्य पूछा जाएगा। ये थोड़ा सा कोटेशन है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और प्रांतों से मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के वाट, मुहरे, मनके, तावे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। तो ये उपकरण किन किन शहरों से प्राप्त हुए हैं? भारत के, विशेष रूप से भारत के याद रखना, और पहला जो पाकिस्तान। इन प्रांतों के नाम याद कर लेना, प्रांतों के नाम पूछ सकता है। ये डायग्राम को आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं भवन, नाले और सड़कें। तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो योजनाबद्ध तरीके से ये पहला नगर था जिसका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। नालियाँ क्या थी? ढकी हुई थी। तो इसको याद रखना है। अब आते हैं इसका नगरीय जीवन कैसा था। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे।
यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते रहे होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा वर्ग रहता था ये बताया गया है कि शासक वर्ग भी रहता था, लिपिक वर्ग भी रहता था और मजदूर वर्ग भी रहता था। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। इस प्रकार इसमें सभी प्रकार के लोग रहते थे, स्त्री पुरुष, कलाकार, मूर्तिकार, ये सारे लोग रहते थे। तो यहाँ कुछ डायग्राम दिए गए हैं और ये मुहरों के चित्र दिए गए हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। इस कोटेशन को ज़रूर देख लेना एक बार आप। ये लिपि है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई और ये कुछ खिलौने हैं मिट्टी के। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है, एक कुआं है। बाइयों नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। और एक फिर ये मिट्टी के खिलौने हैं। अब आते हैं नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें यहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, वाट और फलक। मनके, वाट और फलक सबसे आकर्षक वस्तुएं कौन सी थी? तीनों को याद रखना। बाटों का ये डायग्राम भी है, आप इस कोटेशन को भी ध्यान रखना। ये बाटों का डायग्राम है और ये कोटेशन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। याद रखना, मुहर बनाते थे, पत्थर की मुहरें और काले डिजाइनदार लाल मिट्टी के बर्तन। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तो 7000 साल पहले मेहरगढ़, कहाँ कपास की खेती होती थी? मेहरगढ़ में। और साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। तो इसको याद रखना। इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। आज का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है उसी को बोलते हैं खास तरह का प्रशिक्षण। तो कौन कौन थे, जैसे क्या क्या कार्य करते थे? पत्थर तराशना हो गया, मनके, मोती बोलते हैं मनके को, मोती चमकाना, पच्चीकारी करना मुहरों की, ये सारे कार्य वो करते थे। स्किल्ड लोग जिनको प्रशिक्षण प्राप्त था। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये मूर्ति है, इसके बारे में चर्चा कर रहा है, ये दाढ़ी।
हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब एक कोटेशन है, फेयंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इसको अच्छे से पढ़ना कि फेयंस किससे मिलकर बना है। तो बालू, स्फटिक पत्थरों के चूर्ण और गोंद मिला के बाद में इसमें पॉलिश कर दी जाती थी। इससे बनी हुई सामग्रियाँ कौन सी? तो मनके, चूड़ियाँ और बाले और छोटे बर्तन, जो कान के बाले होते हैं वो। अब कच्चे माल की खोज देखेंगे। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, सोना, लोहा, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। किन चीज़ों का आयात करते थे? लोहा, सोना, चांदी, तांबा और बहुमूल्य पत्थरों का। और इसकी परिभाषा याद रखना कि कच्चा माल क्या है, जो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या किसान। जैसे उदाहरण भी दिया है, जैसे आप कपास निकाल लिए, उसकी कताई बुनाई करके आप धागा तैयार करते हैं और कपड़े का निर्माण, तो विनिर्माण में जाएगा, कपड़े का निर्माण हो गया तो। लेकिन कपास का उत्पादन हुआ जाएगा कच्चे माल में। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि तांबे का आयात हड़प्पा के लोग कहाँ से करते थे? आज के राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। हो सकता है एग्जाम में आपको राजस्थान ना दे, ओमान दे दे, तो याद रखना राजस्थान और ओमान दोनों जगह से तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। मिश्र धातु का ज्ञान था। इसका अर्थ ये होता है कि उनको मिश्र धातु बनाने का ज्ञान था, टिन के साथ मिक्स करते थे। तो इसका आयात, टिन का आयात कहाँ से? तो आधुनिक आज के ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात देख लेना आप, ये सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, अफगानिस्तान, ईरान। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब ये एक खिलौना दिया गया है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी तरफ मुहर है। ये हो गया आपका खिलौना और ये हो गई मुहर। अब नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। तो शहरों वाले जो लोग थे उनके लिए किसान और चरवाहे ही ये व्यवस्था करते थे उनके खाने पीने की। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। शाकाहार में इतनी फसलें वो उगाते थे। फिर है ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग। एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ये खिलौना मिला है। हल तो नष्ट हो गए हैं पर यह खिलौना दिया गया है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं
कुछ चीज़ें अनुमानित हैं, कुछ वास्तविक हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा, पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तो खेती के साथ साथ ये शिकार भी करते थे। मांसाहार भी थे, कुछ शाकाहार भी थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरियों का पालन सूखे महीनों में, अर्थात जब बारिश का मौसम समाप्त होता था तो सूखे मौसम में चारा की तलाश में दूर दूर तक जाते थे। किस फल को एकत्रित करते थे? बेर जैसे फलों को। और मछलियां पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। अब आते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, धौलावीरा नगर कहाँ बसा था? तो कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे। यह पूछेगा कि कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे कौन सा नगर बसा था। तो इस लाइन को अच्छे से लिख लेना, नोट कर लीजिए। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। तो इसका मतलब धौलावीरा में अच्छा पानी का स्रोत था। किस नगर में पानी अच्छा मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी? तो साफ़ पानी धौलावीरा में मिलता था और ज़मीन अच्छी उपजाऊ थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अच्छा साफ़ पानी किस नगर का था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में विभक्त किया गया था। ऐसा कौन सा नगर था हड़प्पा सभ्यता का जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया था? तो वो धौलावीरा था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। तो इसको याद रखना कि यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो बड़े अक्षरों में लिपि के मिले हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से। हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े अक्षरों वाले अवशेष, बाकी हर जगह छोटी मिलती थी, ये विशाल तौर पर मिला है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो क्वेश्चन आता है कि जो लोथल नगर बसा था हड़प्पा काल में, वह किस नदी की सहायक नदी या किस नदी के किनारे बसा हुआ था, या किस राज्य में था, या किस खाड़ी में था? तो आपका जो आंसर रहेगा तो या तो खंभात की खाड़ी, पर खंभात की खाड़ी के नाम से नहीं आता है क्वेश्चन, वो आएगा साबरमती नदी की उपनदी के किनारे लोथल नगर। जहाँ की क्या विशेषता थी? जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं जैसे बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल मुख्यतः एक बंदरगाह था। यहाँ शंख से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये लोथल एक बंदरगाह था। इसको पूरे कोटेशन को अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा काल में कौन सा बंदरगाह था जिससे व्यापार किया जाता था? लोथल बंदरगाह था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी की दबाने से बनी छाप मिले हैं। तो लोथल से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो मुद्रांकन, मुहरबंदी, भंडार गृह मिला है और मुहरें और मुहरबंदी। अब हम आगे देखते हैं। ये डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो लोथल को स्पेशल याद रखना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिली हैं।
इमारत मिली है जहाँ मनके अर्थात मोती बनाने का कारखाना था। फिर हम मुद्रा का डायग्राम भी दिया गया है, और मुद्रांकन या मुहरबंदी है क्या, उस चीज़ के बारे में थोड़ा देखते हैं कोटेशन को। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनमें मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, मुहर की छाप को किस नाम से जाना जाता है? तो मुहर की छाप को मुहरबंदी के नाम से जाना जाता है। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो इस प्रकार मुहर और मुहरबंदी मुद्रांकन का प्रयोग, तो इस पैराग्राफ को आप याद रखना। अब सभ्यता का अंत का रहस्य, सभ्यता के अंत का रहस्य सब देखेंगे कि आखिर इतनी बड़ी विशाल नगरी सभ्यता का अंत कैसे हो गया। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकाय प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। तो ये ऐसी कल्पना की गई है इस पैराग्राफ में। क्या क्या? तो पूछता है कि सभ्यता के अंत के कौन कौन से कारण हैं। तो उसमें लेखा मुहर बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर कच्चे माल का आयात भी कम हो गया, सड़कों पर कचरे के ढेर जम गए और सड़कों पर ही झुग्गी बना दी गई। जो एक नगरी विशाल सभ्यता थी अब वो झुग्गियों में आ गई। कल्पना कीजिए कितना दुर्भाग्य रहा होगा। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों में चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो ये विद्वानों का कहना है। कुछ का कहना क्या है कि नदियाँ सूख गईं, कुछ का कहना है जंगल विनाश हो गए, ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत थी वो भी खत्म हो गए, चारागाह खत्म हो गए। तो ऐसे कुछ वैज्ञानिकों का कहना है। तो इससे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है कि अंत के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। तो किस इलाकों में छोटी बस्तियों के रूप में लोग जाकर बसे? तो पूर्व और दक्षिण, ये क्वेश्चन आता है। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में बता चुका हूँ मैं पहले वाले वीडियो में। अब कुछ कोटेशन है एक तिथियों के बारे में। तो इस कोटेशन को आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल, अभी हमने पिछले पैराग्राफ में देखा। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। तो ये डायरेक्ट यहाँ से डेटा पूछा जाता है। डेटा के हालांकि क्वेश्चन कम आते हैं, पर कभी कभार डायरेक्ट डेटा पूछ देता है, इसलिए आप याद रखना। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास और उसका अंत किस तरह हुआ। तो उम्मीद है कि इससे आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये याद रखना। और लास्ट में मैं क्वेश्चन दूंगा, उनके बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ फिर कल मिलेंगे।